हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर 4 लेसन जीके का। लेक्चर 3 में हम लोगों ने साहित्यिक स्रोत जो थे उपनिषद, वेद, पुराण, स्मृति और ये स्मृति हो गया और वेदांग, आरण्यक, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ, ये सब अपने लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ एवं अन्य साहित्य। मतलब इसी के अंदर पढ़ेंगे बौद्ध ग्रंथ कितने थे, जैन ग्रंथ और इनमें अन्य साहित्य कौन कौन से आते हैं। और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, ये प्लेटफॉर्म जीके ज्ञान तो आपके लिए सही साबित हो सकता है अगर आप इसमें मेहनत करते हैं, किसी भी एग्जाम के लिए मेहनत करते हैं तो रिसेंट जीके का लेक्चर 4 है, तो इसमें एक हेडिंग है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध, जैन ग्रंथ और अन्य साहित्य। बौद्ध, जैन ग्रंथ, अन्य साहित्य। सबसे पहला आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ इसकी भाषा थी पाली भाषा, पाली। बौद्ध, जैन ग्रंथ और अन्य साहित्य में सबसे पहले बौद्ध ग्रंथ की भाषा है पाली भाषा। अब एक सवाल इसका आता है, बौद्ध ग्रंथ का सबसे पहला जो ग्रंथ था वो कौन सा था? पहला ग्रंथ जातक। फिर और आते हैं इसके ग्रंथ दीपवंश, महावंश, मिलिंद, पनो, और आता है एक अगंतुर निकाय। बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली भाषा है। इसका जो पहला ग्रंथ है वो है जातक, और दूसरा एक है दीपवंश, महावंश, मिलिंद पनो और अगंतुर निकाय। अब इसमें एक सवाल आता है कि जो 16 जनपदों की जो उदय हुआ था उसकी जानकारी किस बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ से मिलती है? तो अगंतुर निकाय से 16 महाजनपदों की जानकारी, 16 महाजनपदों का उल्लेख तो बौद्ध ग्रंथ का एक क्वेश्चन, 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में आता है? तो अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। अब इसका सवाल आता है कि बौद्ध ग्रंथ में कितनी शाखाएं हैं? तो बौद्ध ग्रंथ की 2 शाखाएं हैं। हीनयान, महायान। अब हीनयान 2 शाखाएं, हीनयान, महायान। अब हीनयान की जो पुस्तक है, उसका नाम है कथावस्तु। हीनयान की पुस्तक का नाम है कथावस्तु। तो बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली भाषा है, और इसका पहला बौद्ध ग्रंथ है जातक, दीपवंश, महावंश, मिलिंद पनो, अगंतुर निकाय से हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और इस बौद्ध ग्रंथ की 2 शाखाएं हैं, एक हीनयान, महायान, और हीनयान की जो पुस्तक है वो है कथावस्तु। तो बौद्ध ग्रंथ में इतना ही, और इसका वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर बता दे रहा हूँ, बौद्ध ग्रंथ की भाषा पाली भाषा है। इस बौद्ध ग्रंथ का जो पहला ग्रंथ है जातक है, दूसरा आता है दीपवंश, तीसरा महावंश, चौथा मिलिंद पनो और 5वां अगंतुर निकाय। अब एक इसमें क्वेश्चन ये आता है कि मतलब 16 महाजनपदों की जो उत्पत्ति हुई थी, यानी द्वितीय नगरीय क्रांति, इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो बौद्ध ग्रंथ के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? तो आप बता सकते हैं अगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है।
अब बौद्ध ग्रंथ की दो शाखाएं हैं, हीनयान महायान। हीनयान की पुस्तक है कथावस्तु। अब दूसरा आता है जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ जैन ग्रंथ की भाषा कैसी है? प्राकृत। जैन ग्रंथ की, बौद्ध ग्रंथ की कैसी थी? पाली भाषा थी, और जैन ग्रंथ की भाषा प्राकृत है। और इसमें ग्रंथ आते हैं आगम, दूसरा आता है भगवती सूत्र। आगम और भगवती सूत्र। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें भी, जैन ग्रंथ के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? तो भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों की जानकारी। तो जैन ग्रंथ के किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है? 16 महाजनपदों की जानकारी हमको भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। जिस प्रकार बौद्ध ग्रंथ की भी दो शाखाएं थी, इसी प्रकार जैन ग्रंथ की भी आपकी दो शाखाएं आती हैं, श्वेतांबर दिगंबर। दो शाखाएं, पहली श्वेतांबर, और दूसरी है दिगंबर। श्वेतांबर, दिगंबर। अब दिगंबर के जनक भद्रबाहु। दिगंबर के जनक कौन है? जनक है भद्रबाहु। दिगंबर के जनक कौन है? भद्रबाहु। अब भद्रबाहु की जो पुस्तक है कल्पसूत्र पुस्तक, इनकी पुस्तक है कल्पसूत्र। जैन ग्रंथ की भाषा प्राकृत है। पहला है आगम ग्रंथ, फिर दूसरा भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। जिस प्रकार बौद्ध ग्रंथ में भी दो शाखाएं थी, उसी प्रकार जैन ग्रंथ की भी दो शाखाएं हैं, श्वेतांबर, दिगंबर। और दिगंबर के जनक भद्रबाहु की पुस्तक कल्पसूत्र। और ये पता होना चाहिए कल्पसूत्र से हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास, जैन धर्म का प्रारंभिक साहित्य, मतलब जैन धर्म का प्रारंभिक साहित्य में किससे प्राप्त होता है? कल्पसूत्र से। जो किसकी पुस्तक है? भद्रबाहु किसके जनक है? दिगंबर किसकी शाखा है? जैन ग्रंथ की। और एक की शाखा है श्वेतांबर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आगे चलते हैं अन्य साहित्य के अंदर। फिर एक बार बता दे रहा हूँ, जैन ग्रंथ की भाषा प्राकृत भाषा है, और इसका ग्रंथ है आगम। भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपदों की उत्पत्ति के बारे में पता चलता है। जिस प्रकार बौद्ध ग्रंथ की दो शाखाएं, इसी प्रकार इसकी भी दो शाखाएं, जैन ग्रंथ की श्वेतांबर, दिगंबर के जनक भद्रबाहु की पुस्तक है कल्पसूत्र हमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास पता चलता है। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आगे चलते हैं अन्य साहित्य में। अन्य साहित्य, तो इसमें सबसे पहला आपका आ जाता है, सबसे पहला अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र सबसे पहला ग्रंथ है। तो इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य।
चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य। चाणक्य के उपनाम है विष्णुगुप्त कौटिल्य। अब एक बात आती है कि इससे मतलब अर्थशास्त्र से हमें किस वंश की जानकारी प्राप्त होती थी। इससे हमें मौर्य वंश के बारे में, मौर्य वंश की जानकारी, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य। और इससे हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अब एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि अर्थशास्त्र का संबंध किस ग्रंथ से है। तो अर्थशास्त्र का संबंध आपको बता दें, संबंध राजनीति शास्त्र से, राजनीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र से। अब इसमें एक क्वेश्चन होता है कि भारत का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ, भारत का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है? इसका क्वेश्चन एक आता है, भारत का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ, भारत का सबसे पहला राजनीतिक ग्रंथ। राजनीतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। कौन सा? अर्थशास्त्र। तो अन्य साहित्य हेडिंग है, इसमें सबसे पहले हेडिंग आती है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, उपनाम विष्णुगुप्त और कौटिल्य। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति शास्त्र से है। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अब एक बात आती है जो इसमें हम लोग 9-10 बीए में पढ़ा करते हैं, अर्थशास्त्र, वर्तमान अर्थशास्त्र के। तो इसके लेखक कौन है? तो वर्तमान अर्थशास्त्र के लेखक वर्तमान अर्थशास्त्र के लेखक एडम स्मिथ हैं। वर्तमान अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? एडम स्मिथ। तो अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, उपनाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य। इस अर्थशास्त्र में मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। इसका संबंध राजनीति शास्त्र है। और भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ आपका अर्थशास्त्र है। और अर्थशास्त्र जो वर्तमान की अर्थशास्त्र है जो हम पढ़ रहे हैं इस समय, उसके लेखक एडम स्मिथ जी हैं। अब दूसरी पुस्तक आती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आती है पुस्तक आपकी अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी काफी लोग जानते ही होंगे किसकी पुस्तक है। अष्टाध्यायी इसके लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। अब इससे हमें किस वंश के, किस युग के, किस काल की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के पहले की जानकारी, मौर्य वंश के पहले की जानकारी, मौर्य वंश के पहले की जानकारी। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और अष्टाध्यायी से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के पहले की जानकारी। और अष्टाध्यायी है संस्कृत फर्स्ट पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो संस्कृत की फर्स्ट पुस्तक कौन है? पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। अष्टाध्यायी मौर्य वंश के पहले की जानकारी, अष्टाध्यायी से हमें मौर्य वंश के पहले की जानकारी प्राप्त होती है। और संस्कृत की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी है। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आगे चलते हैं। तीसरी है आपकी वार्तिक गार्गी संहिता। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब तीसरा है, तीसरी
तीसरी है आपकी वार्तिक या गार्गी संहिता। वार्तिक या इसको गार्गी संहिता भी कहते हैं। तो इसके लेखक अब कौन है? दूसरी है वार्तिक या गार्गी संहिता। अब इसके लेखक आपको पता होना चाहिए। इसके लेखक है, इसके लेखक कात्यायन। कौन है? कात्यायन। अब वार्तिक गार्गी संहिता से हमें किस युग के बारे में पता चलता है? तो वार्तिक गार्गी संहिता से हमें यवन आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। यवन आक्रमण की जानकारी। यवन आक्रमण की जानकारी। अब ये हो गया तीसरी वार्तिक गार्गी संहिता। इसके लेखक कात्यायन जी हैं। इससे हमें यवन आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। चौथा तीसरी होगी वार्तिक गार्गी संहिता और चौथी है आपकी चचनामा। चौथी कौन सी? चचनामा। इसके लेखक कौन है? अली अहमद। लेखक कौन है? अली अहमद। अब चचनामा के लेखक अली अहमद हैं और फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि इससे किसकी जानकारी मिलती है? तो इससे हमें अरब आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। अरब आक्रमण का उल्लेख। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा से हमें अरब आक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब एक नोन पॉइंट है कि भारत पर, इसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। इसको लिख के रख लेना, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद चलते हैं पांचवी पुस्तक पर। चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। चलो ओके। अब आती है आपकी पांचवी पुस्तक है आपकी महाभाष्य। कौन सी है? महाभाष्य। पांचवी कौन सी है? महाभाष्य। महाभाष्य के जो लेखक हैं, पतंजलि। अब क्वेश्चन आता है महाभाष्य से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो महाभाष्य से हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश जानकारी या उल्लेख इसको लिखते लिए, नोट्स बनाते लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बता दे रहे हैं। अब पांचवा हो गया महाभाष्य। महाभाष्य के लेखक कौन है? पतंजलि। अब महाभाष्य से हमें शुंग वंश का उल्लेख मिलता है। अब आपकी छठवीं आती है मालविकाग्नि मित्रम। छठवीं कौन सी है? मालविकाग्नि मित्रम। इसके लेखक है जिन्हें हम लोग भारत का शेक्सपियर भी कहते हैं। तो मालविकाग्नि मित्रम के लेखक कौन है? मालविकाग्नि मित्रम के लेखक हैं कालिदास। मालविकाग्नि मित्रम के लेखक हैं कालिदास। अब मालविकाग्नि जो पुस्तक है, इसमें दो लोगों का नाम आता है। एक है मालो देश के राजा नहीं मालविका, और जो शुंग वंश के राजा थे अग्निमित्र। तो अग्निमित्र का नाम आता है, दोनों लोगों का नाम आता है। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इन दोनों के बारे में ये बताया गया है, शुंग वंश के राजा
वंश के राजा अग्निमित्र, शुंग वंश के राजा अग्निमित्र प्लस मालव देश की राजकुमारी, मालव देश की राजकुमारी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो माल विकास मित्रम के लेखक कालिदास हैं और शुंग वंश के राजा अग्निमित्र प्लस मालव देश की राजकुमारी के मतलब मालव देश की राजकुमारी प्रेम कहानी या अपनी भाषा में कह सकते हैं इसको लव स्टोरी। ठीक, मतलब शुंग वंश के राजा और अग्निमित्र थे और मालव देश की राजकुमारी की प्रेम कहानी इसमें बताई गई है। अब ये हो गया। अब आपको बता दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब कालिदास की जो 4-5 अन्य पुस्तकें वो भी हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। कालिदास की अन्य पुस्तकें पहली अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सी? अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरी आती है रघुवंशम, अभी कालिदास के अन्य पुस्तकों में पहली हो गई अभिज्ञान शकुंतलम, दूसरी हो गई रघुवंशम और आपकी तीसरी आती है कुमार संभव। कौन सी? कुमार संभव। अब चौथी आती है, इसको रेस कर दें। चौथी आती है विक्रमोर्वशीयम, देखो यहां से देखते हैं फिर मालविकाग्निमित्रम, इसके लेखक कौन है? कालिदास। इसके लेखक कालिदास हैं। इससे हमें शुंग वंश का राजा अग्निमित्र और प्लस मालव देश की राजकुमारी की प्रेम कहानी के बारे में, लव स्टोरी के बारे में पता चलता है। और कालिदास की अन्य पुस्तकों में अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम ये पुस्तकें आती हैं। अब इसके बाद आपकी आती है बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब चलते हैं, छठवीं हो गई आपकी। अब सातवीं पुस्तक कौन सी है? 7। सातवीं कौन सी? बुद्धचरित। सातवीं कौन सी है? बुद्धचरित। अब इसके लेखक अश्वघोष। सातवीं बुद्धचरित है। अब बुद्धचरित के लेखक कौन है? अश्वघोष। अब एक बात बता दें आपको, अश्वघोष अगर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि अश्वघोष किस राजा के दरबारी कवि थे, तो अश्वघोष कुषाण वंश के राजा कनिष्क। कुषाण वंश के राजा कौन थे? कनिष्क। और जो अश्वघोष थे राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। ठीक है। बुद्धचरित के लेखक अश्वघोष हैं और अश्वघोष कुषाण वंश के राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। अब इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन की जानकारी भी प्राप्त होती है। मतलब बुद्धचरित से हमें महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख
महात्मा बुद्ध के जीवन का उल्लेख। अब इनके अशोक घोष की एक और पुस्तक है, अन्य पुस्तक, सौदरानंद। कौन सी? सौदरानंद। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष है और महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। अशोक घोष कुषाण वंश के राजा राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे और इनकी एक अन्य पुस्तक है सौदरानंद। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस सब को अपनी कॉपी में एक नोट्स के तरीके बना के रखिए, ये आपको आगे बहुत काम आने वाला है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब आती है 8वां प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका 8वां नंबर है आपका प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका के बाद आती है एक रत्नावली। रत्नावली, रत्नावली के बाद आती है नागानंद। कौन सी? नागानंद। इन तीनों के लेखक, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इन तीनों के लेखक एक ही हैं, उनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। तो वो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इन तीनों के लेखक हैं हर्षवर्धन। अब आती है एक, अब 8वां हो गया, 9वां नंबर हर्षचरित। हर्षचरित, कौन सी? हर्षचरित। और आती है कादम्बरी। कादम्बरी, तो इसके लेखक, इन दोनों के लेखक बाणभट्ट। इन दोनों के लेखक हैं बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित और कादम्बरी के दोनों के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अब आती है 9वीं हो गई, 10वीं राजतरंगिणी। राज तरंगिणी, राजतरंगिणी, तरंगिणी 10वीं है राजतरंगिणी। अब इसके लेखक कौन है? कल्हड़। कौन है? कल्हड़। अब इससे जानकारी प्राप्त होती है राजतरंगिणी से हमें कश्मीर का इतिहास। किसका? कश्मीर। कश्मीर का इतिहास का, कश्मीर का इतिहास। 8वीं हो गई, 9वीं हो गई, 10वीं हो गई। अब आती है आपकी 11वीं। 11वीं के लेखक कौन है? बिल्लर। 11वीं है 11वीं विक्रमांक देव चरित। विक्रमांक देव चरित। इसके लेखक देखो, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हड़। और विक्रमांक देवचरित के लेखक है बिल्लड़। ये तो आसानी से आ जाएगा। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ है और विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन है? बिल्लड़। अब आती है आपकी 12 नंबर। कौन सी आती है? 12 नंबर। अब 12 नंबर के 12 नंबर कुमारपाल चरित। कुमारपाल, कौन? कुमारपाल, कुमारपाल चरित। इसके लेखक हेमचंद्र। लेखक कौन है इसके? हेमचंद्र। अब आती है आपकी 12वीं हो गई कुमारपाल चरित। कुमारपाल चरित के लेखक हेमचंद्र हैं। 12वीं आती है आपकी वसंत विलास। 12वीं सॉरी, वसंत विलास 13वीं नंबर। तेरहवीं है आपकी वसंत विलास। वसंत विलास के लेखक हैं बालचंद्र। लेखक बालचंद्र। तो ये हो गए 8वीं प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, इसके लेखक है हर्षवर्धन। हर्षचरित 9वीं नंबर हर्षचरित, कादम्बरी, इन दोनों के लेखक है बाणभट्ट। और 10वीं राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं और राजतरंगिणी से हमें कश्मीर का इतिहास पता चलता है। 11वीं आपकी विक्रमांक देवचरित, इसके लेखक बिल्लड़ हैं। और 12वीं है कुमारपाल चरित, इसके लेखक हेमचंद्र हैं। और 13वीं आपकी वसंत विलास, इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। तो अब इसको यहीं तक करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विदेशी यात्री जो आए थे, उनमें यूनानी लेखक, अरबी लेखक, चीनी लेखक, अन्य लेखक आते हैं। तो इसको इस लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे विदेशियों के बारे में जानकारी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताया करिए कि कैसा लगा आपको वीडियो, समझ में आया कि नहीं। और सब्सक्राइब, लाइक जरूर करिए।